बच्चों अब ये जानना चाहते हैं कि यार मैं किसी वस्तु को कितना न्यूनतम वेग दूं कि जिससे वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाए, कभी लौट के ही ना आए पृथ्वी पे। सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं कोई एक पिंड है उसे ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं और वो लौट के ही ना आए। अगर अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो कौन सी, भाई अधिकतम तो नहीं कहेंगे ना, न्यूनतम ही होगा। वो कितनी न्यूनतम चाल हमें चाहिए, कितनी न्यूनतम हमें गति चाहिए जिसकी वजह से ऐसा संभव हो पाए। अब अगर मैं गति दे रहा हूं तो उस वस्तु में गतिज ऊर्जा भी होगी, और वो ऊर्जा कितनी है होनी चाहिए जिससे कि वो वस्तु पृथ्वी को, पृथ्वी की सतह छोड़कर बाहर निकल जाए। ये सवाल एक अच्छा सवाल है। ये सवाल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वह न्यूनतम वेग जिससे हम किसी पिंड को हम फेंक दें ऊपर की तरफ तो वह पृथ्वी से ही बाहर चला जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा। तो शब्द है न्यूनतम। इस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग, इंग्लिश में कहलाता है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है, साथ ही साथ वह न्यूनतम ऊर्जा जो हम किसी वस्तु को दे दे पृथ्वी की सतह पर तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को छोड़ के चली जाएगी, पलायन ऊर्जा या एस्केप एनर्जी कहलाती है। इन दोनों की कैलकुलेशन पूछ लिया जाता है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान कितना है इसकी गणना आ जाती है, क्या किस चीज की, एस्केप वेलोसिटी की। और कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इन सारी चीजों को आराम से। चलो सबसे पहले पलायन वेग की गणना करते हैं कि हम कितना न्यूनतम वेग दें किसी वस्तु को जिससे कि वस्तु पृथ्वी की सतह को छोड़ के चली जाए। विभिन्न कंडीशंस यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में ये गणना में क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसको भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं भाई कि ये पृथ्वी की सतह पर रखा है, कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा है, इसे मैं मान लेता हूं कि वी वेग दे रहा हूं। वीई वेग वो न्यूनतम वेग है, वीई वो न्यूनतम वेग है जिससे अगर मैं किसी वस्तु को इतना वेग दे दूं तो ये वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को छोड़ के बाहर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो भाई ये बात समझ में आई। तो अब ध्यान से समझते हैं सारी चीजों को। कहां पहुंच जाए, अनंत न्यूनतम है तो यहां तक जाते जाते इसकी गतिज ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और अनंत पे पहुंच रही है। तो अनंत पे स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो अनंत पे स्थितिज ऊर्जा है शून्य और यहां पर ये यू इंफिनिटी पे है। ठीक है, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो रही है, जीरो। यहां पर जो पृथ्वी का भाई केंद्र है, ये ओ केंद्र है, आर त्रिज्या है, तो क्या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो यू आपकी ये जो है इस बिंदु पे जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर होगी। भाई एम द्रव्यमान का पिंड है। अच्छा ये भी देख लेंगे कि क्या भारी वस्तु है तो उसे ज्यादा वेग देना पड़ेगा क्या? क्या वस्तु के द्रव्यमान पे इस वेग का मान निर्भर करता है या नहीं करता है, या किसी कोण पर निर्भर करता है या नहीं करता है, सारी चीजें देखेंगे। अब हो क्या रहा है, कोई बाह्य बल है वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के अलावा? नहीं है। और गुरुत्वाकर्षण का जो बल है बच्चों वो कैसा बल है? संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मुझे भी ये पता है, आपको भी ये पता है, सारी दुनिया को ये पता है कि अगर कोई वस्तु या हम इसको ऐसे कहें किसी निकाय पे केवल संरक्षी बल कार्यरत हो, यानी कि ओनली द कंजर्वेटिव forces are acting on the system, in that case the mechanical energy of the system remains conserved। यानी कि यदि किसी वस्तु पर केवल आपके संरक्षी बल कार्यरत हैं तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु या हम कहें निकाय की जितनी भी यांत्रिक ऊर्जा है ना संरक्षित रहती है। इस पॉइंट का यूज करूंगा मैं यहां पर। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ई फाइनल बराबर होनी चाहिए ई इनिशियल के, तो अगर ई फाइनल बच्चों ई इनिशियल के बराबर है तो फाइनल तो एनर्जी जीरो हो रही है। और इनिशियल एनर्जी क्या है भाई, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी ई स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर। तो यहां से वीई की वैल्यू मिल रही है,
वीई की वैल्यू को देखें तो मैं देखो पहले तो m से m गया इधर, तो वीई स्क्वायर हो गया 2gm बाई आर, और वीई बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2g कैपिटल M बाई आर। ध्यान से देखो, कुछ कुछ चीजें आपको और अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है, जो जनरली किताब में नहीं मिलेंगी। पहला पॉइंट देखो, ये स्क्वायर, ये जीएम बाई आर क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, गुरुत्वीय विभव की बात करें, तो गुरुत्वीय विभव में आपको याद होगा कि बताया था सूत्र इसका, केवल मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, याद रखना, निगेटिव साइन ड्रॉप कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। जी एम बाई आर क्या इसका परिमाण है? सिर्फ परिमाण। तो यहां पर जी एम बाई आर आ रहा है, तो जितना सतह पर क्या हो गुरुत्वीय विभव, उसकी गुणा 2 से कर दो और पूरा अंडर रूट ले लो, आ जाएगा आपकी एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। अब बेटा दूसरे तरीके से देख लेते हैं, यही सूत्र है ना, आर ऊपर आर से गुणा, नीचे आर से गुणा, क्या हो गया ये स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बाई आर स्क्वायर। जी के मान की बात करते हैं, स्मॉल जी, यही पढ़ा होगा, gm बाई आर स्क्वायर, मैंने ही पढ़ाया है। तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल जी गुणा आर। थोड़ी देर पहले एक डेरिवेशन किया था, थोड़ी देर पहले का मतलब प्रीवियस लेक्चर में किया था, याद आया? उसमें मैंने बात करी थी कि एच अनंत हो जाए, और एच अनंत करने के लिए मैंने नीचे वाले टर्म को 0 कर दिया था, तो बताया था इतना। वहां से भी सिद्ध होता है, यहां से भी सिद्ध होता है। अब अगर पृथ्वी के लिए इसकी गणना की जाए तो भाई जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर ले लेंगे, तो वीई यानी कि पलायन वेग जो पृथ्वी के लिए है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा। मत समझ में बैठना, बोले सर घंटा यहाँ पे हो जाएगा तो हम तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से मोटरसाइकिल चलाते, हम तो कभी पृथ्वी छोड़ के नहीं गए। बच्चों अगर इतनी किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना किलोमीटर चल जाए, एक सेकंड में इतना किलोमीटर चल जाए, पृथ्वी छोड़ के चला जाएगा। अच्छा भाई ये बताओ, कहीं यहाँ पर थीटा आ रहा है? थीटा 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 नहीं आ रहा ना, तो किसी भी कोण से फेंको, कोण से तो इंडिपेंडेंट है, एंगल से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र ही, किसी भी कोण से फेंको निकल जाएगा। आप कहो इस इधर फेंक दो, अगर जगह खाली होगी, याद रखना ऐसा नहीं है सामने बिल्डिंग में घुस जाए, तो ऐसे भी निकल जाएगा, इधर फेंक दो ऐसे भी निकल, किसी भी कोण से फेंको। अच्छा क्या वीई के मान में वस्तु का द्रव्यमान आ रहा है? आप कहोगे सर एम तो आ रहा है, किसका द्रव्यमान है? जिस ग्रह पे आप फेंक रहे हो उस ग्रह का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं है ये। तो आपका पलायन वेग, आप किस वस्तु को फेंक रहे हो उस पे, यानी कि आप एक कोई बहुत मोटे बच्चे और एक बहुत पतले बच्चे, दोनों को 11.2 से फेंकोगे, दोनों साथ साथ बाहर निकल जाएंगे, समझे? तो यहां पर ये वस्तु के द्रव्यमान से निर्भर नहीं करता। 2 पॉइंट मैंने बताया, एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, साथ ही साथ किस पे डिपेंडेंट नहीं है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है ना। और देखो किस पे निर्भर करता है, ग्रह पर, ग्रह का आकार कैसा है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या, द्रव्यमान कितना है, इन दोनों चीजों पे निर्भर करता है। इसकी जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी, उसका पलायन वेग उतना कम होगा, जितनी कम त्रिज्या होगी पलायन वेग उतना ज्यादा होगा, ठीक है? और सुनो, ग्रह के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, ग्रह का द्रव्यमान बढ़ाने पर, ग्रह का द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो पलायन वेग भी ज्यादा चाहिए, ग्रह का द्रव्यमान कम है तो पलायन वेग भी कम चाहिए। चंद्रमा अपना एक प्राकृतिक भाई सैटेलाइट कहते हैं ना, जैसे वो है उपग्रह, तो चंद्रमा आपका प्राकृतिक उपग्रह में से एक है। अगर चंद्रमा पे बात करें तो चंद्रमा पे पलायन वेग कितना होगा, तो इसकी गणना की गई तो यह आता है 2.3 समथिंग किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि पृथ्वी से बहुत कम है या नहीं है? तो इतना हम अगर वेग दे देंगे तो चंद्रमा पे चला जाएगा। बच्चों चंद्रमा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत और कर लेते हैं थोड़ी सी,
चंद्रमा पे अगर आप बैरोमीटर, अब ये पहले बताओ मुझे, ये बैरोमीटर क्या नापता है? क्या नापता है? तापमान नापता है भाई। क्या नापता है ये? बैरोमीटर का यूज करते हैं हम दाब नापने के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए। तो प्रेशर नापते हैं इसे। तो बैरोमीटर है, चंद्रमा पे ले गए, इसका सुई क्या बताएगी? इसकी सुई 0 बताएगी, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। और अगर चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो उसका वहां पे जो मान आएगा, वायुमंडल नहीं है तो उसका दबाव कैसा? नहीं है ना दबाव। तो यहां पर वायुमंडल नहीं है तो इसलिए बैरोमीटर में रीडिंग 0 आएगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे, इन्हें देख लीजिए। इसके बाद पलायन ऊर्जा की बात करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि सतह से नहीं फेंक रहा, एच हाइट से फेंक रहा हूं, तब क्या होगा? तो पहले से नोट करो। बच्चों बात करते हैं पलायन ऊर्जा की। तो वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे हम फेंक दें किसी वस्तु को, या किसी वस्तु को दे दी जाए गतिज ऊर्जा के रूप में, तो वो वस्तु पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़ के बाहर चली जाएगी। ये बात है। तो ठीक है, वो भी देखेंगे। एक और बात देख लेते हैं यार। मान लो कि मैं चाहता हूं ना, ये मेरे पृथ्वी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक पहाड़ है, हिमालय की चोटी पे चलेगा, मान लेते हैं, जो कि h ऊंचाई पे है। अब अगर ये h ऊंचाई पर है और मैं यहां से एक रॉकेट लॉन्च कर रहा हूं, तो अब कितना एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग की आवश्यकता होगी? तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका पृथ्वी का केंद्र कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये पृथ्वी का बच्चों केंद्र है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है जिसे हम r कह रहे हैं। ये h है। ये कुल दूरी जो है ना, ये r प्लस h जो दूरी है, ये r प्लस h दूरी, इस दूरी को मैं कह दे रहा हूं स्मॉल r। कोई समस्या की बात है? बताओ, सारी बातें क्लियर? इसे मैंने स्मॉल r कह दिया। अब इसे मेरा ये भाई प्रारंभिक हो गया, तो इनिशियल लेवल हो गया। चाहता ये हूं कि ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़ के इंफिनिटी पे चला जाए, अनंत पे चला जाए, तो फाइनल स्थिति ये हो गई। तो प्रारंभिक मान यहां पर देखिए, अंतिम जो ऊर्जा है कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा, वो शून्य हो जाती है। एस्केप वेलोसिटी में यही बात कहा गया, न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। तो न्यूनतम गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, या न्यूनतम आपके वेग की बात हो रही है ना? अब यहां पर इनिशियल जो आपकी एनर्जी है वो EI है। EI की बात करें तो EI बराबर बेटा कितना होता है? U इनिशियल एंड K इनिशियल। U इनिशियल की बात करें तो वो कितना है? माइनस G कैपिटल M स्मॉल r इंटू स्मॉल m, भाई वस्तु जो भी फेंकी जा रही है उसका द्रव्यमान, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mve स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। अब फाइनल कितनी हो जाए? 0। अब क्योंकि वस्तु पे कार्यरत केवल गुरुत्वाकर्षण का बल है, तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहनी है। उसी चीज का हम प्रयोग कर लेंगे। तो बेटा ये लिख सकता हूं, G कैपिटल M स्मॉल r है क्या? R प्लस h, ये याद रखना है ना। तो बेटा ये हो गया आपका 1/2 mve स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, ve इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बाई स्मॉल r। जो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था ना कि Vp, याद करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ ये मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बेटा इससे भी निकाला आसानी से जा सकता है। पलायन ऊर्जा की बात करते हैं इसके बाद। ठीक, तो पलायन ऊर्जा क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में हम जो किसी वस्तु को दे दें पृथ्वी पर, तो वो पृथ्वी की सतह छोड़ के चली जाएगी। कहां? अनंत में चली जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा भाई काइनेटिक एनर्जी वो KI है। वही चीज यहां पे करेंगे भाई, यहां से पलायन ऊर्जा में भी हम लिखेंगे E इनिशियल E फाइनल के बराबर होगा।
और ई इनिशियल जो है आपका काइनेटिक एनर्जी माइनस का जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू फाइनल तो जीरो हो रही है। बस यहां पर अंतर इतना है, मैं काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी ई स्क्वायर वैल्यू नहीं रख रहा। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर की। यही बंधन ऊर्जा भी होती है, बस वहां पे ऋणात्मक का चिन्ह होता है। खैर उस पर अभी हम नहीं जाते हैं, हम यही देखते हैं कि ये जो गतिज ऊर्जा है ना आपकी, इतनी गतिज ऊर्जा हमने अगर किसी पिंड को दे दी तो वो पिंड पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ के चला जाएगा। ये न्यूनतम ऊर्जा है। अब मैं कह रहा कि मैंने ना क्या करा कि वस्तु को ना कुछ n टाइम्स हमने वेलोसिटी दे दी। n टाइम्स किसकी, n गुना किसकी, एस्केप वेलोसिटी की n टाइम्स वेलोसिटी दे दी है। पूछ मैं ये रहा हूं कि जब ये अनंत पे पहुंचेगा तो इसका वेग क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि जो पलायन वेग था उसका n गुना वेग दे दिया मैंने किसी वस्तु को, और पूछ ही लिया कि जब ये अनंत पे पहुंचेगा तो इसका वेग कितना होगा, ये जानना चाहते हैं। इसे नोट करो, उसको बाद उससे देखते हैं। तो बच्चों क्या कर रहे हैं यहां पर, मैंने क्या करा, जो भी एस्केप वेलोसिटी थी ना, एस्केप वेलोसिटी उसकी n टाइम्स वेलोसिटी दे दी। यहां पर मैं दे रहा हूं वी ए बराबर n टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी वी ई दे दी। अब जानना ये चाहता हूं कि जब ये अनंत पे पहुंचेगा तो अनंत पे इसकी सारी गतिज ऊर्जा खत्म नहीं हुई है, तो कुछ गतिज ऊर्जा बची है। अगर गतिज ऊर्जा बची है तो वेग कितना है ये जानना चाहते हैं। तो क्या करें यहां पर बेटा, ये मान लिया v वेग है, ठीक है। अब अनंत पे तो स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जानी है, तो u फाइनल 0। अब यहां पर कुछ गतिज ऊर्जा है, माफ कीजिएगा स्थितिज ऊर्जा है, ua है, ठीक। अब चलो, केवल गुरुत्वाकर्षण का बल है जो कि एक संरक्षी बल है, तो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल लिखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां से देखें तो क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज बहुत आराम से समझिएगा। ई इनिशियल है 1/2 m वस्तु का द्रव्यमान और n वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। पृथ्वी पर ही कर रहे हैं, मान लेते हैं पृथ्वी की सतह से ही कर रहे हैं, यहां पे आर ले लोगे। ये फाइनल 1/2 m वी स्क्वायर हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझते हैं चीजों को। ये जो है ना आपका, ये n स्क्वायर हो जाएगा। देखो पहले तो m से m उड़ा दो, अब ये हो जा रहा है वी ई की वैल्यू क्या है वो भी रख दो। देखो क्या क्या पैरामीटर मिलेंगे, सब चीजें देखेंगे। तो ये आपका है 1/2 से 2 भी कैंसिल हो गया, n स्क्वायर वी ई स्क्वायर माइनस का 2g कैपिटल m बाई स्मॉल आर, और इधर हो जाता है v स्क्वायर। अब याद करो यार वी ई की वैल्यू क्या थी, वी ई आपका वी स्क्वायर की वैल्यू 2gm बाई आर थी, याद आया। तो ये तो वही है, बस यहां पे ये रख देना है, n स्क्वायर वी ई स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 वी ई स्क्वायर, और v बराबर अनंत पे जो होगा वे n स्क्वायर माइनस का 1 वी ई के बराबर होगा। ये हो गई बात आसान थी ना। तो ये एक क्वेश्चन था। अब अगर मान लीजिए दुगने वेग से फेंक दिया जाए तो कितने प्रतिशत, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, तो हमें यहाँ पे समझ में आता है, ठीक है। भाई दुगने से करोगे तो यहाँ पे 4√3 आ जाना है, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर है। चलो इसे नोट कर लो, आगे की बातचीत करते हैं। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, लेकिन करना क्या है इस बात को ध्यान रखना कि भाई आप ना पूरा लेक्चर देखना, बीच में नहीं छोड़ देना, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स प्रॉपरली बनाते चलना,
ऐसा नहीं कि मतलब धारावाहिक जैसे आता है ना, डेली सोप सीरियल्स जैसे आते हैं उसी की तरह, क्योंकि सास भी गई बहू थी की तरह पूरा देख डाला। ना तो यहाँ सास है ना यहाँ बहू है। ठीक है, तो मेहनत से सीखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कुछ करिएगा, तभी तो मजा आएगा। चलो, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। पता है क्या पढ़ोगे आप लोग, कुछ अंदाजा? हाँ, केपलर के नियम। और वो साइंटिस्ट जो थे जिसके पास न्यूटन ने अभी ग्रेविटेशन की खोज नहीं करी है, लेकिन केपलर ने प्लेनेटरी मोशन यानी कि ग्रहों के चालों का वर्णन दे दिया था। कैसे दिया, क्या समझा, आइए देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।